किया है, वहीं से इन्होंने ज्योग्राफी में ऑनर्स की डिग्री ली है। मिथिला विश्वविद्यालय, रतला मिथिला विश्वविद्यालय से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। और आपको ये बतलाते हुए मुझे खुशी होती है कि उस जमाने में प्रोफेसर नंदेश्वर शर्मा, जो ज्योग्राफी के विद्वान हुआ करते थे, उनकी पहचान विश्व के स्तर पर थी और उनके अंदर में इन्होंने पीएचडी किया है। यह इनके मानक का प्रमाण है कि यह कितनी अच्छी रही होंगी। तो नंदेश्वर शर्मा जैसे लोग ने इनको अपने अधीन पीएचडी कराया। इसके अतिरिक्त ये बगल में नागिन झा महिला कॉलेज है शहर में ही, वहां पर इन्होंने 9 साल तक शिक्षा प्रदान की है बच्चों के बीच और एनसीसी के बहुत सफल संयोजन के रूप में ये प्रतिनिधित्व की है। और इतना ही नहीं, ये लेफ्टिनेंट कर्नल तक के पद पर ये पहुंच चुकी थी। बीपीएससी के द्वारा अपने मेरिट के बल पर, दमखम पर इन्होंने 2017 में मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन कुंवर सिंह महाविद्यालय में बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। और कॉलेज का ये गौरव है। कॉलेज कोई फंक्शन होगा बिना रश्मि शिखा के न रहने से वह पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब मैं रश्मि शिखा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। प्रणाम सर। ओके, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब मैं अपना गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अपना मैम। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके मैम। हेलो हेलो। मैं डॉक्टर रश्मि शिखा। आज मैं आप मैं लोग को गणेश बोल रहा हूँ। एक मिनट डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ आपको। जी। स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखें कि चैट बॉक्स में अगर किन्हीं का फालतू का चैट रहा तो तुरंत मैं रिमूव कर दूंगा। आप लोग का बहुत कंप्लेन आ रहा है। अगर किन्हीं का भी चैट बॉक्स में कुछ भी ऐसा चैट रहा, पर्सनल चैट, तो मैं आपको परमानेंटली यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है मैम, सॉरी। गणेश जी। कंटिन्यू करें। ओके, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, जरूरी है बच्चों को कुछ समझाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। हमारे नेल्सन मंडेला, इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इन्होंने चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड के लिए, बच्चा के लिए कहा था, आवर चिल्ड्रन आर द रॉक ऑन विच आवर फ्यूचर विल बी बिल्ट, आवर ग्रेटेस्ट एसेट एज ए नेशन, they will be the leaders of our country, the creators of our national wealth, those who care for and protect our people. वास्तव में चाइल्ड लेबर क्या है? व्हाट इज चाइल्ड लेबर? द कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, माने बाल श्रमिक बनने के पीछे कारण क्या है? हाउ मच, कितना है पूरे विश्व स्तर पर और हमारे इंडिया के स्तर पर? विच सेक्टर इन्वॉल्व इन द चाइल्ड लेबर द मोस्ट, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लॉज, इसके लिए क्या कानून बने हैं, क्या स्टेप उठाए गए हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हमारे देश के स्तर पर, हमारे विश्व के स्तर पर, इसको हम जानेंगे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले व्हाट इज चाइल्ड लेबर, इसको समझना है।
साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं, उनसे उनका बचपन, खेलकूद, शिक्षा का अधिकार छीनना, उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना ही बाल श्रम है। कम रुपयों में काम कराकर शोषण करना, उनके बचपन को श्रमिक रूप में परिवर्तित करना बाल श्रम कह सकते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे बच्चों से काम लिया जाता है, जो गलत है। अभी तो उनका जन्म हुआ है, उन्हें पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बाल श्रमिक के रूप में घसीटे जा रहे हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कुछ लाइन। मासूम सा फरिश्ता है वो, जिसे माँ के आंचल में खिलना था, जिस जीवन में हंसना था वो आंसू पीकर मजबूत बना। बाल श्रम की कालिख से ये कुछ समझ में नहीं कैसा आ रहा बचपन ना। गुजर रहा, ये कैसी गुमनामी के अंधेरे में बच्चों का भविष्य पनप रहा। अब हम लोग देखेंगे कि भाई जो बाल श्रमिक बनते हैं हमारे देश में या विदेश में या चारों ओर, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, ओवर पॉपुलेशन, और इनके जो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन हैं वो इलिटरेट हैं और वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा उन्हें इनकम मिले। इसके लिए वो अपने बच्चों को श्रम में लगा देते हैं। वो चाहते हैं कि ये काम करें और काम करके पैसा अर्न करें। इन सारे चीज़ों के पीछे गरीबी है और इनकी अशिक्षा है, स्कूल की कमी है, लैक ऑफ स्कूल्स फॉर स्टडी। पढ़ाई के लिए जितनी स्कूल की संख्या होनी चाहिए, हर क्षेत्र में होनी चाहिए, अच्छे स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। ये नहीं जान पाते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, ताकि ये शिक्षित हो सके और जो बच्चे श्रमिक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं या उनको श्रम में धकेला जा रहा है उसमें कमी आ सके। उसके बाद है हाई एजुकेशन एंड लिविंग कॉस्ट। जो हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा लेनी है, उसके लिए इनके पास साधन नहीं है। वो सोचते हैं जितना में हम हाई एजुकेशन लेंगे उससे अच्छा, उसका क्या फायदा है, अगर हम मैट्रिक और इंटर पास कर जाएं तो हमें क्या मिलेगा, उससे अच्छा बच्चे अगर काम करेंगे तो 2 पैसा घर में आ जाएगा। इनका रहने का कॉस्ट भी काफी महंगा हो जाता है, जिसके लिए उन्हें काम करने की जरूरत पड़ती है। हमारा जो कानून बना हुआ है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वीक लॉज प्रोटेक्ट जो है वो बहुत ही कमजोर है। साथ ही हमारा जो अभी का युवा वर्ग है वो अनएम्प्लॉय है, वो बेरोजगार है, उसे काम नहीं मिल रहा है। वो इसका कारण भी चाइल्ड लेबर है और इसके कारण भी चाइल्ड लेबर ज्यादा बन रहे हैं। इसका कारण इसीलिए है कि जो वयस्कों को नौकरी चाहिए तो उनको पूरा वेतन देना पड़ेगा। तो जो हमारा समाज है वो अगर छोटे बच्चों को काम में लगाता है तो उन्हें कम वेतन पर काम करा लेता है, और अपने घर में अगर वयस्क बेरोजगार बैठे रहेंगे तो घर में जिसको काम मिलेगा वही बच्चे काम करेंगे और पैसा लाएंगे। इसीलिए उस घर में जो गार्जियन है वो अपने छोटे छोटे बच्चे को काम में लगा देते हैं ताकि उनका घर परिवार चल सके। अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नगरीकरण, जो नगरीकरण के कारण बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन सारों कामों के लिए सस्ते मजदूर की जरूरत पड़ती है, उसमें लोग चाइल्ड लेबर को लगा देते हैं, बाल श्रमिकों को यूज कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं लैक ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपोजर। इन लोग को शिक्षा की इतनी कमी है कि इनको शिक्षा का महत्व ही नहीं पता है। ये सोचते हैं कि हम शिक्षित होकर क्या कर लेंगे और कितना कमा लेंगे, उससे अच्छा है कि हम मजदूरी करके अपना पेट पाल लें, अपने परिवार को देखें। उसी प्रकार की शिक्षा ये बच्चों को भी देते हैं तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो शिक्षा के लिए लड़ते नहीं हैं अपने गार्जियन से, बल्कि वो समझते हैं कि जो हमारे माँ बाप कह रहे हैं वो सही बात है और वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कामों में वो चले जाते हैं। रॉन्ग इंटेंशन ऑफ फैक्ट्रीज, ये भी पॉइंट है। जो फैक्ट्रीज का रॉन्ग इंटेंशन होता है
कि वो जो किसी वयस्क को अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे तो उन्हें ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा और ज़्यादा संख्या में बहुत सारे फैक्ट्रीज में वर्कर की ज़रूरत होती है, श्रमिकों की ज़रूरत होती है, उसमें वो बच्चों से काम करा लेते हैं। जैसे कि कालीन निर्माण उद्योग, पटाखा में पटाखा बनाया जाता है, बहुत सारे खनन कार्य में उन्हें लगा दिया जाता है, बहुत सारे हथियार के निर्माण में लगा दिया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद है वेयर इज चाइल्ड लेबर ए प्रॉब्लम, बट ये जो है कहाँ है ये प्रॉब्लम? तो ये पूरे विश्व स्तर पर ये प्रॉब्लम है। ज्यादातर ये जो हमारा विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ इसकी समस्या ज्यादा है, क्योंकि जो विकसित देश है वहाँ भी ये समस्या है। अमेरिका बहुत विकसित देश है, फिर भी वहाँ भी चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम बना हुआ है, लेकिन विकासशील देशों में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसका द आईएलओ का जो 2000 का जो न्यूज है उसके अनुसार 3% of children in the 10 to 14 year group in developed economies are economically active। माने 3% जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर के, वो 10 से 14 वर्ष के हैं जो काम में लगे हुए हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, जरा लेबर एक्ट के बारे में बताइएगा आप मैडम। बारी बारी से सब बताएंगे, थोड़ा सा शांत रहिए ना। थैंक यू। बहुत ही खतरनाक कामों में लगभग 4% से अधिक बच्चे लगे हुए हैं। विकासशील देशों में समस्या का पैमाना बहुत ज्यादा है। एशिया और प्रशांत में 127 मिलियन बच्चे, 127.3 मिलियन बच्चे जो हैं वो एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में काम में लगे हुए हैं। जो दुनिया भर के जो बच्चों की संख्या है, बच्चों की जो आबादी है उसका 16% है, और जो बाल श्रमिकों की आबादी है उसका यहाँ 60% केवल एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में पाया जाता है। और अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में 48 मिलियन जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर के रूप में हैं, जो कि वहाँ जो बच्चों की संख्या है उसका ये 29% है। इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि किस किस क्षेत्रों में बच्चों की कितनी संख्या है और कितना प्रतिशत है जो बच्चे चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। तो 5% बच्चे औपचारिक रूप से जो काम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट रिलेटेड इकोनॉमी है, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है, इज डोमिनेटेड बाय द लोकल रेदर देन फॉरेन कस्टमर। माने जो यहाँ के कस्टमर के लिए जहाँ यौन शोषण होता है, यौन शोषण के लिए इनका खरीद फरोख्त होता है, जिसमें ज्यादा लोकल कस्टमर होते हैं। जो फॉरेनर होते हैं उनसे भी इनका यौन शोषण होता है, उसमें भी ये बच्चे बेचारे लिप्त रहते हैं। 70% जो बच्चे हैं वो एंगेज हैं कृषि कार्य में, मछली पकड़ने में या शिकार करने में, वन से लकड़ी इकट्ठा करने में, या बहुत सारा कचरा बीनते हुए भी आप देखते होंगे बच्चों को, वो सब का परसेंटेज जो 70% है। 9% बच्चे जो हैं वो सेकेंडरी काम में लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, होलसेल बिजनेस में है, रिटेल ट्रेड में है, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं। और 6% बच्चे जो इन्वॉल्व हैं वो एक तरह से डोमेस्टिक वर्क हुआ, वो समाज के लिए करे, कम्युनिटी के लिए करे या पर्सनल वर्क करे। 4% जो बच्चे हैं 4% वो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट में है, स्टोरेज में है, कम्युनिकेशन में है। 4% बच्चे खनन में भी, खनन कार्य में भी कर रहे हैं जो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। और 2% बच्चे जो है वो अदर वर्क में है इन्वॉल्व। इस प्रकार इनका रेशियो हम लोग देख सकते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ प्राइमरी सेक्टर में है 70%, सेकेंडरी में 9% और कम्युनिटी एंड डोमेस्टिक वर्क में 6%, ट्रांसपोर्टेशन में है 4%, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग में है 4% और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में 5% है, अदर्स में 2%। अब हम लोग देखते हैं इसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितने बच्चे कहाँ क्या काम कर रहे हैं। न्यू ग्लोबल एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट 352 मिलियन जो बच्चे हैं वो अभी काम कर रहे हैं पूरे विश्व स्तर पर, लेकिन उसमें से 246 मिलियन जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं।
जिसमें से 187 मिलियन बच्चे जो हैं वो 5 से 14 वर्ष के बीच के ही हैं, जबकि जो बच्चे और जो काम कर रहे हैं 246 मिलियन के अलावे जो बच्चे हैं वो 18 साल से ज्यादा के उम्र के हैं। लेकिन जो बच्चे 187 मिलियन है वो 5 से 14 वर्ष के अंदर के ही एज के हैं। 180 मिलियन जो बच्चे हैं वो बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं, जैसे कि किसी कारखाना में, किसी खादान में, किसी फैक्ट्री में, कहीं पर बम बनाने में या हथियार बनाने में वो काम कर रहे हैं। और इस तरह से जो बच्चों की स्थिति है सो बहुत ही गंभीर बनी हुई है। बाल श्रम में बच्चों की संख्या में पिछले 4 वर्षों में करीब 8.4 मिलियन बच्चों की वृद्धि देखी गई। देखिए 20 साल में देखा गया कि ऐसे तो बाल श्रमिकों की संख्या पर रोक लगाया गया है, लेकिन पिछले 4 वर्षों में देखा गया कुछ वृद्धि हुई है। वो 4 वर्षों में मिलाकर 8.4% की ही 8.4 मिलियन की ही वृद्धि हुई है। लेकिन पिछले साल से जो कोविड-19 महामारी है उसकी वजह से एक बैक 9 मिलियन बाल श्रमिकों की वृद्धि होने की संभावना है। बहुत सारे परिवार में जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, उनका पूरा का पूरा परिवार कोविड-19 के चपेट में आ गया और मारा गया। इस वजह से हमारे इस चाइल्ड लेबर में वृद्धि होने की संभावना है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं। सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित देशों में खतरनाक काम की घटनाएं वैश्विक औसत से 50% अधिक, यानी कि जहां लड़ाई हो रहा है एक देश से दूसरे देश में और वहां शस्त्र निर्माण हो रहा है, बम बनाया जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों को ज्यादा लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिस वहां 50% है करीब, जहां ये युद्ध से जुड़े हुए जो सामानों को तैयार कर रहे हैं, उस वजह से वहां बाल श्रमिकों की संख्या ज्यादा बढ़ी हुई है। और जो 30 मिलियन जो चाइल्ड है जो जन्म से ही किसी कारण से देश से बाहर है, देश से बाहर होने की वजह से बहुत सारे देश समझते ये हमारे देश के नहीं है, ये तो दूसरे देश के हैं, इसीलिए उनके ऊपर यौन शोषण का ज्यादा खतरा है, उनके तस्करी का। आप सुनते ही होंगे जो बाल श्रमिकों का है, बाल श्रमिकों का किडनी बेच दिया गया, किडनी निकाल लिया गया। ये सारी समस्याएं बहुत ही बृहद रूप में पूरे विश्व स्तर पर देखने को मिल रहा है। अब आता है नेशनल लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया। द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, जो 1986 के बारे में ये सबसे पहले बना था। उसके बाद आया द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 1948 का जो निर्माण हुआ, इसमें है कि किसी भी फैक्ट्री में जो बच्चे काम करेंगे वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, उसके लिए एक्ट बनाया गया। द माइंस एक्ट बना 1952 में। इसमें तो जो माइंस में काम करेंगे वहां तो बच्चों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल से कम होने पर वहां पर 1952 एक्ट लग जाएगा। द जुवेनियल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, ये जो बना इसमें तो जेल हो जाएगा, और कोई आदमी उनके एज के अनुसार अगर बच्चों से काम नहीं करवाते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी काम में बच्चों को लगाते हैं तो इस एक्ट के तहत उन्हें जेल होने की बात है। द मिनिमम वेज एक्ट, जितना उसके लिए पैसा वेतन फिक्स किया जाता है अगर उससे कम दिया जाएगा तो उसके लिए 1948 एक्ट काम करता है। सेम एक्ट है जो फैक्ट्रीज एक्ट में भी है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए कितना देर काम करवाना है, उन्हें कितना पैसा देना है, ये सारा कुछ निश्चित है। अगर वो नहीं करेंगे तो इस एक्ट के तहत वो पकड़े जाएंगे। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, 2009 के अंतर्गत जो एक्ट बना, इसमें किसी भी बच्चे को काम नहीं करना है जो 14 साल से कम उम्र के हैं, बल्कि उनका राइट है, उनका अधिकार है कि उन्हें फ्री शिक्षा दिया जाए।
और अगर इसके खिलाफ कोई आदमी किसी बच्चे को काम पर लगाते हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब है व्हाट कैन वी डू, आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। एजुकेट योरसेल्फ, हम लोग खुद को शिक्षित कर सकते हैं, अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। अपने आप को किस रूप में शिक्षित कर सकते हैं, हम लोग सामाजिक रूप में अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। हम इसके सारे एक्ट अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट हम करवा सकते हैं अपने समाज को, इसके बारे में हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। हम अगल बगल के समाज को ये बता सकते हैं कि आप अपने घर के बच्चों को काम में न लगाएं, उन्हें शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा खान पान दें। अपने शेयर योर टाइम एंड मनी, अपने पैसे को और अपने समय को थोड़ा समाज के लिए हम लोग लगा सकते हैं। इन्वेस्ट इथिकली, नैतिकता की दृष्टि से हम निवेश कर सकते हैं। नैतिकता की दृष्टि का अर्थ है जैसे हम लोग किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं या कहीं का शेयर खरीदते हैं, तो हमें देखना होगा कि हम किस फैक्ट्री का शेयर खरीद रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वहां श्रमिक के रूप में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। ऐसे फैक्ट्री के खिलाफ तो हमें आवाज उठानी चाहिए, वहां हमें अपना पैसा नहीं डालना चाहिए, ना ही वहां का कोई शेयर खरीदना चाहिए। उसके बाद है कॉन्टेक्ट गवर्नमेंट लीडर्स, सरकारी नेताओं से हमें संपर्क करना चाहिए। अगर कहीं भी हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, वो खतरनाक काम कर रहे हैं जिससे उनके जीवन में, उनके शारीरिक स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा, उससे उनको छुटकारा दिलाने के लिए हम सरकारी नेताओं से संपर्क कर सकते हैं ताकि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके और उन बच्चों को बाल श्रमिक जैसे अपराध बोध वाले कार्य से मुक्त करा सके। दूसरे को इसके लिए हम शिक्षित कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट है कि एजुकेट अदर्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस, और फैला सकते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस से रिलेटेड हम प्रोग्राम कर सकते हैं, हम लोग नाटक कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि आज का जो हमारा बच्चा है वो कल का हमारा भविष्य है, तो इस बच्चे का जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यही बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं। अब आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अभी हम लोग 2 दिन पहले 12 जून को इंटरनेशनल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाए हैं। द इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO लॉन्च्ड वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन द ईयर 2002। 2002 में इसको बनाया गया था। This day is celebrated on 12th of June every year worldwide, and the theme of 2021 was Act Now End Child Labor। तुरंत इस पर एक्ट कीजिए और चाइल्ड लेबर को खत्म कीजिए। वैसे इसके लिए अगर हम लोग देखें तो हर साल 2002 से 2002 में इसके लिए एक थीम डिसाइड हुआ था, वो था ए फ्यूचर विदाउट चाइल्ड लेबर। 2003 में था ट्रैफिकिंग इन चिल्ड्रन, 2004 में था बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर, 2005 में था ए लोड हैप्पी चाइल्ड लेबर इन माइनिंग एंड क्वेरिंग। इस तरह से करते हुए हर साल के लिए कोई थीम हम लोग डिसाइड किया गया था पूरे विश्व लेवल पर। 2020 में था, यानी पिछले साल था, COVID-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। मैंने पहले से ज्यादा इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमें ये जानना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हम सभी उपभोक्ता हैं, माने जो सामान हम लोग खरीदते हैं और खुद उपयोग करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। लेकिन जो सभी लोग तो सामान खरीदते हैं, सभी लोग जो सामान खरीदते हैं वो कस्टमर कहलाते हैं, सभी लोग उपभोक्ता नहीं हैं। लेकिन जो सामान खरीदते हैं और खुद यूज करते हैं वही हैं कंज्यूमर। कुछ लोग सामान खरीदते हैं, उनसे अपना बिजनेस करते हैं, जैसे कि उनका यूज करते हैं। जैसे साइबर कैफे चलाने में अगर हम कंप्यूटर खरीदे तो उसके भी हम उपभोक्ता हो गए। लेकिन जिस चीज को हम बाजार से खरीदते हैं और दोबारा उसको रीसेल कर देते हैं तो वो कंज्यूमर हम तब नहीं कहलाए उसके, तब तो हम उसके सेलर हो गए, हम उससे बिजनेस करने लगे। अब यहाँ एक उदाहरण के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर स्टोर है, सबको दिख रहा होगा। इस कंप्यूटर स्टोर से 3 लोगों ने कंप्यूटर खरीदा। एक है अखिल, अखिल ने एक कंप्यूटर खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए। दूसरा है विक्की जिसने 5 कंप्यूटर खरीदा डेस्कटॉप फॉर इंटरनेट कैफे के लिए। और तीसरा है राहुल जिसने 20 कंप्यूटर सेट खरीदा। लेकिन इसने क्या किया, ये सेल करने के लिए खरीदा। जो सेल करने के लिए खरीदा उसको हम लोग कंज्यूमर नहीं बताते हैं, नहीं बोलते हैं, वो कंज्यूमर नहीं है। लेकिन जो उसको यूज करता है, हमने खरीदा और हमने यूज कर लिया तो हम उपभोक्ता हैं, हम कंज्यूमर हैं। यानी कि अखिल जो है वो कंज्यूमर है और विक्की भी कंज्यूमर है क्योंकि वो तो 5 कंप्यूटर खरीद के यूज कर रहा है। राहुल जो है वो 20 कंप्यूटर खरीदा तो, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा है, वो जो है उसको दोबारा सेल कर रहा है। इसी से हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग सामान तो खरीदे, अगर सामान में हम ठगे गए, कहीं सही ढंग से नहीं खरीदे तो ये उपभोक्ता संरक्षण कैसे होगा? जो हम लोगों ने खरीदा तो हमारा संरक्षण कैसे होगा? तो व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन? अब जानेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। उपभोक्ता संरक्षण बाजार में अनुचित तरीके से जो वस्तुओं का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है या सामानों के बारे में बताया जाता है, उससे जनता गुमराह हो जाती है और सामान जो खरीद लेती है उससे उनका कैसे संरक्षण हो सके। दूसरा है कि कानून इसके लिए बनाया जाए, जो कानून हमें धोखाधड़ी से बचाएगा। जो अनुचित इसके बारे में बताया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और लाभ कमाने, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए उपभोक्ता को गुमराह किया जाता है, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है ताकि हम जो उपभोक्ता हैं वो उससे गुमराह नहीं हो सके। इसके लिए ये भी बात है कि आम जनता, मान लीजिए हम सामान खरीदते नहीं है, ना ही यूज करते हैं, लेकिन हमें उस सामान के बारे में पता है कि ये सामान जो है गलत है, दूसरे के लिए भी, जो भी आदमी खरीदेगा उसके लिए गलत है, तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं और उसके लिए हमें संरक्षण प्राप्त है, उसके लिए कानून बने हुए हैं। मैडम एक सवाल है। सवाल अभी नहीं, सवाल बीच में नहीं, पहले पढ़ा लेते हैं उसके बाद। ओके ओके। अब है कि व्हाट इज द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? क्या जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? उपभोक्ताओं को उन उत्पादों और सेवाओं के बारे में सटीक निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जो वे खरीदते हैं। यह उन्हें अपने हितों के आधार पर सबसे अच्छा विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। उन्हें व्यवसायों द्वारा बदसलूकी या गुमराह होने से भी रोकता है। इसीलिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता अधिकारों के विचार और उपभोक्ता संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो उपभोक्ताओं को बाजार में बेहतर विकल्प देने में, लेने में, व्यवसाय के खिलाफ शिकायत को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये सरकारी संगठन इसके लिए काम कर रहा है, स्वयंसेवी संस्थान है, व्यापार संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून की वकालत करते हैं और उनके अनुसार कंज्यूमर को मदद कर सकते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं।
उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर है, के हिसाब से वो इग्नोर रहते, कोई सामान खरीद के लाए ऐसे ही जस्ट देखे और खरीद लिए, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है। उसके बाद है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का व्यापक शोषण होता है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्यापार को अगर दीर्घ काल तक आपको चलाना है तो हमें इस एक्ट को फॉलो करते हुए बिजनेस करना होगा और समाज के संसाधनों का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना होगा। ये मन में मान के चलना होगा। अगर हम गलत ढंग से बिजनेस करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। जो नैतिक औचित्य है उसके अनुसार काम करना होगा और इसमें सरकारी हस्तक्षेप भी होना जरूरी है, दोनों के लिए, कंज्यूमर के लिए भी और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी। लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो एक्ट बना है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में बना था, खाद्य पदार्थों की मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में बना था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, यानी खाद्य पदार्थ में जो मिलावट कर देता है तो मिलावट वाले सामान के विरुद्ध 1954 में एक्ट बना था। उसके बाद बना था आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, कैसा मेजर रहेगा, कितना बोला है और कितना दे रहा है, उसके लिए भी एक्ट बना था 1976 में। और अभी जिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हम कर रहे हैं, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक बार 1986 में बना था। वो बना तो था लेकिन वो उतना कारगर नहीं था जितना कि ये दोबारा 2019 में बना। इसके बीच में द ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 में, द कंपनसेशन एक्ट में बना 2002 में। कंज्यूमर बेनिफिट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर बेनिफिट में रहते हैं इस एक्ट के तहत। कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, rights to safety, rights to choose, rights to be informed, rights to consumer education, rights to be heard, rights to seek compensation, यानी कि सुरक्षा का अधिकार है। खरीदने से पहले उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता और गारंटी पर जोर दे सकता है। उन्हें आदर्श रूप से ISI मार्क है या एग मार्क है, इसको देखते हुए सामान को वो खरीद सकता है। उसको चुनने का अधिकार है, भाई हम किस तरह का सामान ले सकते हैं। जबरदस्ती जो है हमें जो विक्रेता है वो अपने ढंग से कोई सामान हमें नहीं पकड़ा सकता है। हमें सूचित किया जाना चाहिए सही ढंग से कि ये सामान कैसा है और इसकी क्या गारंटी वारंटी है, ये सारी चीज की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है। हमें इसके बारे में शिक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो शोषण से बच सके और उसका ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। उसे सुनने का अधिकार है, यानी सुनने का अधिकार है कि उपभोक्ता जब कोई शिकायत लेके जाए उपयुक्त फोरम में अपना शिकायत दर्ज करने के लिए, तो उसकी बात को सुनना है, उसको सुनने का भी अधिकार दिया हुआ है। मुआवजा लेने का भी उसे अधिकार है। अगर उसे किसी चीज में वो ठगा गया है तो उसे उसके लिए मुआवजा मिलेगा। अब उपभोक्ता की जिम्मेदारियां भी हैं कुछ, उसकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर, उसे अवेयर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, खुद सोचना है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट, बोलने का अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेन करना होगा उसे अगर कहीं वो ठगा जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन एथिकल कस्टमर, एक नैतिक उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी, वे निष्पक्ष होना चाहिए और खुद को किसी भी भ्रामक प्रथा के साथ संलग्न नहीं रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अब
ये जो एक्ट बना, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस एक्ट का निर्माण 24 दिसंबर को हुआ था 1986 में। उसके बाद बना 2019 में। इस दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो हम लोग का इसमें प्रोविजन है 1986 एंड 2019, 1986 में इसका जो रेगुलेटर है उसमें कोई प्रोविजन नहीं था 86 में, 1986 में, लेकिन 2019 में इसके लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना। और उसके बाद है कंज्यूमर कोर्ट जो बना, पहले भी था लेकिन जहां सेलर होते थे वहां जाके हम अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते थे, लेकिन आज के समय में हम जहां रहते हैं यानी उपभोक्ता जहां रहता है वहीं वो अपना कंप्लेन दर्ज कर सकता है। तीसरा है प्रोडक्ट लायबिलिटी, यानी कि नो प्रोविजन कंज्यूमर कुड अप्रोच टू सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के अलावा में कोई इसका प्रोविजन नहीं था, माने सिविल कोर्ट में जा सकता था लेकिन कंज्यूमर कोर्ट नहीं था। आज के समय में यानी 2019 में कोर्ट है जहां यहाँ अपने कंप्लेन दर्ज कर सकता है। पहले जो ये अपना कंप्लेन दर्ज कर सकता था तो उसका कितने का इसका सामान है उसके अनुसार करता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 लाख तक का सामान का किया जा सकता था, स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ तक का, और नेशनल लेवल पर 1 करोड़। लेकिन यही जो है आज के समय में यानी 2019 में जो हमें नया एक्ट मिला है अनुसार हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़ तक के कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं अगर हम उसमें ठगे गए हैं तो, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का हमारा अगर सामान है तो वो हम स्टेट लेवल में कर सकते हैं, और जब 10 करोड़ से ज्यादा का सामान है तो हम उसे नेशनल लेवल पर कर सकते हैं। कॉमर्स में कोई प्रोविजन नहीं था। उसके बाद मीडिएशन सेल भी नहीं था 1986 में, लेकिन इन सारे चीजों का प्रोविजन 2019 में बना, और 2019 में यानी हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और उसके खिलाफ भी हम कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या बीच का जो हमारा बीच का रास्ता निकाल के इसका सेटलमेंट हो सकता है, इसका प्रोविजन भी 2019 में बना। हाउ टू फाइल ए कंप्लेन। अब है कि हम अपनी शिकायत को कैसे दर्ज कर सकते हैं। उत्पाद या सेवाओं को खरीदने के 2 साल के भीतर इसको दर्ज करना जरूरी है। शिकायत में उपभोक्ता को समस्या का ब्यौरा बताना चाहिए। यहाँ जो उत्पाद हम लोग खरीदते हैं उसके लिए within 2 years of purchasing the product or services, the complaint should be filed. In the complaint, the customer should maintain the details of the problem. This can be an exchange or replacement of the product, compensation for mental or physical torture. However, the declaration needs to be reasonable. All the relevant receipt bill should be kept and attached to the complaint letter. A written complaint should be then sent to the consumer forum via email, registered post, fax, or hand delivered. Acknowledgement is important and should not be forgotten to receive. The complaint can be in any preferred language. The hearing of lawyers not required. All the documents sent and received should be kept. यानी कि उत्पाद या सेवाओं को खरीदने के 2 साल के भीतर शिकायत भरी जानी चाहिए। शिकायत में उपभोक्ता को समस्या का ब्यौरा बताना चाहिए। यह उत्पाद का आदान प्रदान या प्रतिस्थापन मानसिक या शारीरिक यातना के लिए मुआवजा दे सकता है। यदि संबंधित रसीद और बिल रखा जाए तो शिकायत दर्ज करने के समय में इसको अटैच करना जरूरी है। इसके बाद लिखित शिकायत हम ईमेल से भेज सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, फैक्स या हैंड डिलीवरी भी कर सकते हैं, कंज्यूमर फॉरम में भेज सकते हैं,
और इसका जो रिसीट मिलता है, अगर हम किसी चीज को कहीं जमा करते हैं तो हमने जमा किया, इसका हमें रसीद मिलता है, उसे हमें संभाल के रखना होगा, क्योंकि अगर कुछ दिनों तक ये बात कहीं दब जाती है तो हम अपना रसीद दिखा के कह सकते हैं कि हमने ये शिकायत दर्ज की थी, हमें इसमें न्याय मिलना चाहिए। शिकायत के लिए हम अपने किसी भी भाषा में हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश या हिंदी में दर्ज करना सबसे सही है। वकील की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, और जो दस्तावेज आप भेजते हैं उसका एक कॉपी अपने पास संभाल के रखना चाहिए। इफेक्टिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एडेक्वेट कंज्यूमर लॉ है इसके लिए। इफेक्टिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट है। अवेयर कंज्यूमर है। एक्सेस टू रिड्रेस मैकेनिज्म है। इफेक्टिव कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट है। नेशनल कंज्यूमर डे 2020 में दिसंबर 24, थीम था न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 2019 में ये शुरू हुआ था, और जो इसका थीम रखा गया था वो न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि हम लोग 1986 का बना हुआ था उसी को ही हम लोग न्यू रूप दिए थे, इसीलिए इसे कहा गया न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब हम लोग तीसरा टॉपिक हमारा आज का है नेशनल इंटीग्रेशन। वैसे हम लोग के लिए एक ही दिन में तीनों टॉपिक हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं। माइक ऑन है? नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है किसी देश के लोगों के बीच एकजुटता और एकता की भावना। इसका मतलब ऐसा माहौल है जिसमें हम सभी नागरिक चाहे किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र के हों, शांति के साथ रहें। यह सभी मामलों में एकीकरण को संदर्भित करता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सभी भावात्मक रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक एकीकृत देश में लोग साझा लक्ष्यों को साझा करते हैं, ये सभी मिलकर काम करते हैं और राष्ट्र की समृद्धि में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। National integration means a feeling of togetherness and unity among the people of a country. It also means an atmosphere in which all citizens, irrespective of religion and region, live together peacefully. It refers to integration in all respects,
social, political, economic, and above all, emotional. In an integrated country, people share common goals. They all work together and cooperate with each other for the prosperity of the nation. इस विषय में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए मैरोन वीनर ने कहा है, उनका विचार है कि राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा का अर्थ क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना है, जो वर्ग विशेष की वफादारी को समाप्त करती है या उन छोटी वफादारियों से श्रेष्ठ होती है। राष्ट्रीय एकीकरण वर्ग विशेष की भावना से ज्यादा श्रेष्ठ होती है, ऊपर होती है, केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। जैसे हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम कायस्थ हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम लाला हैं, उसके लिए नहीं काम करके हमें देश के लिए काम करना है। यही नेशनल इंटीग्रेशन है। अनेकता में एकता है, हमारे देश की विशेषता है अनेकता में एकता। इसका परिचय, भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। सभ्यता में से एक है। पूर्व में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और जीवन शैली लेकर आए थे। विभिन्न अपनी अलग अलग भाषाओं के साथ हमारे देश में आ गई और घुल मिल कर रहने लगी। यही कारण है कि हम सभी समुदायों, जातियों और धर्मों से बने हुए हैं। ये तो पता ही होगा, सबसे लोग आके बस गए। सब जाति धर्म के लोग हैं जो यहाँ आके अपने अपने भाषा, आचार व्यवहार, वेशभूषा के साथ एक साथ रहते हैं। ये हमारे इंडिया का बहुत पुरानी सभ्यता के अंतर्गत आता है। ये हम एक चिड़िया की तरह हैं। इस चिड़िया के अंदर सारे वेशभूषा, रंग रूप एक साथ समाये हुए हैं और मिलजुल कर राष्ट्र एकता की भावना से ओतप्रोत हैं और रहना चाहिए। अपने देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ सभी की एक रूपता नहीं है। यह धर्म, पहनावे और खान पान की आदतों आदि की एक रूपता के लिए खड़ा नहीं होता। यह विविध संस्कृति, एक दूसरे के साथ सद्भाव में काम करने, दोनों का ही संगम होता है। अगर इसके लिए लोग एकजुट न रहे तो कोई भी देश या समाज जीवित नहीं रह सकता। एक राष्ट्र के जीवित रहने के लिए एकजुटता की भावना और अपनेपन की भावना नितांत आवश्यक है। इस तरह की भावना केवल एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता एक सकारात्मक अवधारणा है जो लोगों को बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत प्रदान करती है या अनुकूल स्थिति प्रदान करती है जिसमें लोग अच्छी प्रगति कर सके, देश का प्रोग्रेस हो सके। आवाज आ रही है? मैम लेक्चर हो गया खत्म या अभी बाकी है? बाकी है ना मैम। फर्स्ट में आप किसका बताए हुए थे? फर्स्ट का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे। कंज्यूमर के बारे में। चाइल्ड लेबर। क्या फर्स्ट में चाइल्ड लेबर था। चाइल्ड लेबर। या ओके। और दूसरे में था हाँ उसके बाद था ये मैम कंज्यूमर इसका प्रोटेक्शन था। ओके मैम इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? हाँ वो सब आप लोग कोई इश्यूज ना हो तो।
क्या मिल जाएगा। मिल जाएगा? ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? National integration assumes greater importance, particularly in a country like India, where people with different languages, religions, races, and culture are required to be weaved together. The unity in diversity of which we are proud of can only be maintained if we have the understanding, the respect for each other's religion, customs, and traditions. इम्पोर्टेंट में हम लोग देखते हैं, यानी कि हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है इसका महत्व क्या है। तो राष्ट्रीय एकता विशेष रूप से भारत जैसे देश में अधिक महत्व रखता है, जहां विभिन्न भाषाओं, जहां एक प्रकार के लोग हैं, एक रंग रूप के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक तरह का खान पान है, वहां इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा इंडिया ही ये विभिन्नताओं का देश यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सब एक मिल के रहेंगे तभी हमारे देश का प्रोग्रेस हो सकेगा। और जब देश का प्रोग्रेस होगा तो हमारे समाज का होगा, जब हमारे समाज का होगा तो हमारा भी होगा। तो राष्ट्रीय एकता विशेष रूप से भारत जैसे देश में, जहां विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृति वाले लोगों को एक जब हम एक दूसरे के धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं के प्रति समझदारी और सम्मान रखें, उनकी हम रिस्पेक्ट बनने जो खूब उनको हम सीखे, समझे और हम आगे बढ़े। ये कहा जाता है कि एकजुट हम जब खड़े होते हैं तो विभाजित तो हम लोग में शक्ति होती है, और जब हम अलग अलग खड़े होते हैं तो हमारा दुश्मन हमें तोड़ देता है। इसलिए जहां हमारे देश में अनेक प्रकार के रंग रूप वेशभूषा जो है, जाति और धर्म है, अगर ये सभी लोग अपना अलग अलग राग अलापने लगेंगे तो हम लोगों में यूनिटी नहीं रह जाएगा और हम लोगों को कोई भी दुश्मन देश हमें तोड़ डालेगा। इसलिए हम लोगों को आपस में यूनाइटेड होकर रहना है। इसीलिए जो इंटीग्रेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। यदि हमें एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना है और अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करनी है तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व और समृद्धि के लिए राष्ट्रीय एकता एक पूर्व अपेक्षित है, और इसीलिए इस पर कोई जोर देने की जरूरत नहीं है। मैंने हमारा जो भी धर्म है हम उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का भी रिस्पेक्ट करना है, उनसे कुछ सीखना है, समझना है, और उनके लिए भी, उनके सहयोग के लिए भी हमें खड़े रहना है, उनको सहयोग करना है, ताकि हम लोग एक दूसरे की ताकत बन सके। नेशनल इंटीग्रेशन इज ए मस्ट टू अचीव द basic for survival of any nation, such as maintenance of sovereignty and traditional integrity of the nation, maintenance of peace and harmony, growth and development of the nation, education of poverty and literacy, internal security and law and order, culture and religious development, economic and industrial growth, attached foreign investment and increases import and export, exchange of technological know-how and culture, dignity and self-respect as a nation, welfare and well-being of the people, foreign relations and standing among the nations of the world.
राष्ट्रीय एकता के लिए, किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए बुनियादी प्राप्त करने के रूप में ये सारे पॉइंट बहुत जरूरी हैं। राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का रखरखाव, शांति और सद्भाव का रखरखाव, राष्ट्र का विकास, गरीबी और अशिक्षा का उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास, आर्थिक और औद्योगिक विकास, विदेशी निवेश, आयात और निर्यात को बढ़ोतरी प्रदान करना, तकनीकी जानकारी और संस्कृति का आदान प्रदान, एक राष्ट्र के रूप में गरिमा और स्वाभिमान बनाए रखना, लोगों का कल्याण करना और साथ में अपना भी कल्याण करना, विदेशी संबंध और दुनिया के राष्ट्रों के बीच बेहतर रूप में खड़े होना। प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन के बीच क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। तो कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, सोशल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक अनइक्वलिटी, यानी कि जो जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, भाषा में भी हम लोग मतभेद है कि हम ये भाषा बोलेंगे, हम ये भाषा बोलेंगे, और सामाजिक विषमता तो है ही, और आर्थिक रूप से भी असमानता है। ये सारा प्रॉब्लम है और ये सारा चैलेंजेस है। अब देश को यूनाइट रखने के लिए हमें इनको फेस करना पड़ेगा और ऐसा कोशिश करना पड़ेगा कि इनको कैसे एक रूपता की धागा में पिरो सके। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ अचीव नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता हासिल करने के लिए क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं? उसके लिए एजुकेशन है, रिलीजियस टॉलरेंस है, लिंग्विस्टिक टॉलरेंस है, यूज ऑफ मास मीडिया है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से। मगर हमें पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। पूरे देश की पढ़ाई, पूरे देश की शिक्षा पर एक जैसी व्यवस्था करनी होगी, ताकि एक जैसा सिलेबस बनाना पड़ेगा, एक समय में एडमिशन लेना पड़ेगा, एक जैसे किताब को लाना पड़ेगा जिससे बच्चे पढ़ सके। LKG से PG तक का क्लास के लिए एक जैसा सिलेबस और टाइमिंग सारा कुछ मैच होते रहना चाहिए, ताकि हमें कुछ हद तक समानता, एक रूपता हो सके। धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, माने एक दूसरे के जो धर्म है उसको सहने की, उसको सम्मान देने की जरूरत है। भाषाई सहिष्णुता, एक दूसरे के भाषा का भी हमें सम्मान करना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा जो हमारे लिए कौन सी भाषा नेशनल लेवल पर जरूरी है और क्षेत्रीय लेवल पर क्या जरूरी है, उसको देखते हुए उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और उसके लिए लोगों को शिक्षित करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा कि हमें किस प्रकार, जैसे हिंदी और इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया बोला जाना चाहिए, ये सारा काम किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस तरह के काम को अगर हम लोग बढ़ावा देते हैं तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हर भाषा का सम्मान करना भी जरूरी है। उसके बाद है मास मीडिया का उपयोग। इसको बढ़ावा देने के लिए मास मीडिया का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जितना भी हम लोग एक दूसरे क्षेत्र का, एक दूसरे की जाति धर्म का जो सम्मान करते हैं, इसको मास मीडिया के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि पूरे देश के कोने कोने में सारे देशवासियों का सम्मान होता है, उनके भाषा का, उनके पहनावा ओढ़ावा का, उनके हर एक चीज को सीखने की बात होनी चाहिए और हर जगह उनके कल्चर को दिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हर स्टेट में हर एक कल्चर को दिखा के उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था हो, ताकि सभी लोग एक दूसरे से प्रेम भाव रूप से एक साथ जुड़ सके। और इसमें सरकार की पहल की भी बहुत आवश्यकता है। सरकार इसमें पहल करेगी तभी ये सारा काम सही ढंग से ऑर्गेनाइज हो पाएगा और हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो सही ढंग से काम कर सकेगा। इसके बाद है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। The National Integration Council (NIC) is a group of senior politicians and public
figures in that looks for ways to address the problems of communalism, casteism, and regionalism. Council members include cabinet ministers, celebrities, media heads, chief minister and opposite leaders. ये सभी लोग मिलकर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बना, उसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल organized in a conference convened by Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in September-October 1961. The purpose was to find ways to counter problems that were divided the country, including attachment to specific communities, castes, religions, and languages. The conference set up the NIC to review national integration issues and make recommendations. The NIC met for the first time in June 1962. राष्ट्रीय एकता परिषद NIC में वरिष्ठ नेताओं, सार्वजनिक आंकड़ों का एक समूह है जो सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं के समाधान के तरीकों को तलाश करता है और परिषद के सदस्यों में कैबिनेट मीटिंग, उद्यमी और बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं इसके सदस्य होते हैं, मीडिया प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री होते हैं और विपक्ष के भी नेता शामिल होते हैं। जो देश में किसी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था और इसको बनाए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये बनाया गया था 1961 में सितंबर-अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता परिषद इनका उद्देश्य उन समस्याओं का मुकाबला करने के तरीके खोजना था जो विशिष्ट समुदायों, जातियों, धर्मों और भाषाओं से लगाव सहित देश को विभाजित कर रही है। जो देश को विभाजित करने में जो लगे हुए हैं लोग, उनको कैसे एकजुटता में लाया जाए, उसके लिए NIC का निर्माण किया गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाया गया था। सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता के मुद्दों की समीक्षा और सिफारिशें करने के लिए वास्तव में NIC की स्थापना की गई थी और 1962 में NIC के रूप में NIC का गठन जो हुआ था वो 1961 में हुआ था, लेकिन इसकी जो बैठक हुई थी, पहली बैठक, वो जून 1962 में हुई थी। इसके बाद आता है नेशनल इंटीग्रेशन डे। राष्ट्रीय एकता दिवस ये जो है इसे कौमी एकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के रूप में भारत में 19 नवंबर को मनाया जाता है। पूरे देश में व्यक्तियों के बीच स्नेह, एकजुटता को उन्नत बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस की सराहना की जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में हर साल परियोजनाओं और अभ्यासों के वर्गीकरण की जाती है। इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इसके तहत ऑर्गेनाइज किया जाता है। राष्ट्रीय एकता शिविर NIC ऑर्गेनाइज किया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन डे एज ए नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑल्सो नोन एज क्वीनी एकता दिवस is celebrated on 19 November in India as the birth anniversary of the first woman Prime Minister of India, Indira Gandhi. The National Integration Day is commended to upgrade the affection and solidarity among individuals all over India. National Integration Day is celebrated each year in India by directing an assortment of projects and exercises like Interstate Youth Exchange Program, ISYEP,
इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये स्टेट लेवल पर युवाओं का एक्सचेंज होता है ताकि वो एक दूसरे की जगह जाएं, वहाँ के कल्चर को सीखें और अपने कल्चर के बारे में वहाँ बताएं। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगाया जाता है जिसे NIC कैंप के नाम से जानते हैं। ये सारा कैंप जो है हमारा NCC जो है उसके द्वारा लगाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पर मनाया जाता है। नेशनल यूथ अवार्ड एंड सो ऑन, बहुत सारे काम किए जाते हैं ये नेशनल इंटीग्रेशन डे के उपलक्ष्य में। अब हम लोग पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में है कि हम अस्थायी स्तर पर राष्ट्रीय एकता, हमें अस्थायी स्तर पर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है और यह हमारे बच्चों को ज्ञानवर्धक बनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सभी बच्चों को अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान यह सिखाया जाना चाहिए कि हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय हैं और ये मातृभूमि हम सबों की है। भारत हमारी माता है और इस माता का कैसे हमें रक्षा करना चाहिए और कैसे एकजुट होकर हमें आगे चलना चाहिए। हमें अलग पहचान में विश्वास तो रखना चाहिए, लेकिन अलग पहचान के साथ साथ अपने देश की पहचान विश्व स्तर पर दिलाने के लिए एकजुट होकर अपनी पहचान को इसमें शामिल करके इसे इसका ताकत बना के हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह एक मुख्य धारा में विलय करने का समय है। जब तक हम एकता की भावना को विकसित नहीं कर सकते और अपने संकीर्ण दृष्टिकोण को नहीं छोड़ते, तब तक हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं माने अक्षुण्ण रख सकते हैं, नहीं बनाए रख सकते हैं। इसीलिए हमें नेशनल इंटीग्रेशन के प्रति अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना होगा। नेशनल इंटीग्रेशन जो हम लोग मनाते हैं वो इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। 19 नवंबर। स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन is not found in the number of law but in the integrity of the people. इसके साथ ही लास्ट में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन NCC है उसके बारे में आप लोग शायद सुने होंगे। मैं NCC में लेफ्टिनेंट के रैंक पर रह चुकी हूँ, मैं इससे वाकिफ हूँ। ये नेशनल इंटीग्रेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करता है और इसके लिए एक NCC सॉन्ग है जो अभी हमारे बच्चों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। मैं आज गुजारिश करती हूँ अपने सभी बच्चों से जो आज क्लास में कि वो NCC सॉन्ग को याद करें और आने वाली पीढ़ी को भी इससे अवगत कराएं और इस पर अमल करने की कोशिश करें। इसकी बोल जो है मैं एक बार बोल देती हूँ। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला, फिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन दिल में एक है, हाँ हाँ एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी हैं यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ आजा। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला, एक ही अल्लाह ताला। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन जगमग एक हैं, हाँ हाँ एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि मैं अपने क्लास को यही समाप्त करूँ। अगर थैंक किसी यू बच्चों मैम। को मैम कोई डॉट, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके वेलकम।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक्स मैम। थैंक यू मैम। अगर आप थैंक यू क्वेश्चन कोई मैम। डाउट है तो आप अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू मैम। अगर आपके पास कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू मैम। मैम इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा? थैंक यू मैम। टेलीग्राम पे मिलेगा। हेलो। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। मैम इस क्लास का हेलो। पीडीएफ कैसे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाए। एक्सक्यूज आपको मी, बता मैम दिया से जाएगा। पूछ या मैम से पूछ रहा है। ठीक है, हाँ मैम क्या आपको बोले? यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा फिर से बोले मैम? यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी आया, ओके ओके थैंक मैम टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा। हेलो मैम, एक हेलो। क्वेश्चन। हाँ बोलिए, आपको बोले हैं, मैं बोली हूँ कि चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैम टेलीग्राम पे मिलेगा पीडीएफ? वैसे क्या क्वेश्चन है, आप बोलिए। बोले मैम क्या कहते हैं, पहला टॉपिक मैम बताए थे चाइल्ड लिबराइजेशन। चाइल्ड लेबर। उस चाइल्ड लेबर उसमें मैडम जैसे जनरल होता पर्सन्स का और चाइल्ड होता है, वह काम करता है तो उसको कहता है बाल बाल अथी, यानी बाल बाल अथी बोला जाता है। जैसे वहीं बाल जब श्रमिक सिनेमा बोला में जाता है। हाँ, बंधुआ जो मजदूर। सुनिए ना, हमारे यहाँ हमारे देश में 14 साल से नीचे जो बच्चे जो काम करते हैं उनको बाल श्रमिक कहा जाता है। जी मैम। और वही मैडम अति सब में सीरियल सब में काम करता है, उसको बाल कलाकार, उसमें क्या डिफरेंस है मैम? देखिए, डिफरेंस ये है कि बहुत सारा काम ऐसा है जिससे आप कुछ स्किल सीख रहे हैं, कुछ आपको सीखने का मौका मिल रहा है, वो आपके, लेकिन उसके अनुसार भी समय बटा हुआ है। आपका उम्र कितना है, उस उम्र के अनुसार आपको कितना घंटा काम करना है, उतना ही काम एज ए बाल कलाकार भी आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। थैंक यू मैम। पढ़ाई के साथ साथ आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई छोड़ के काम नहीं करना है। एक क्वेश्चन है, हम लोग ठीक है, पढ़ाई के साथ आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई छोड़ के नहीं करना। ओके मैम, आई लिव इन क्लास। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। केवल थैंक यू मैम। ओके ओके। मैडम 1948 और 47 का एक्ट क्या है? 1947 और 48 का तो 2 एक्ट है ना, उसमें एक एक्ट नहीं है, 2 एक्ट है। एक तो एक्ट जो है सो उसके खिलाफ काम करता है, फैक्ट्री एक्ट है, जो फैक्ट्री में जो काम कर सकते हैं उसमें भी 14 साल के कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करना है। ठीक है मैम एक क्वेश्चन है, जो अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के साथ अगर जॉब कर रहा है तो वो उसे चाइल्ड लेबर में लेंगे या नहीं? किस टाइप का जॉब कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कितना घंटा वो काम कर रहा है। अगर वो साइड में काम कर रहा है, उसका भी एक एक्ट के तहत उसका टाइम बटा हुआ है। आप कितने साल के, अगर आप 18 साल के हैं तो आप 5 घंटा आप काम कर सकते हैं, काम के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप 18 घंटा से कम के हैं तो पर डे आपको 2 घंटा काम करना है। आप 14 साल के उम्र के हैं तो हो सकता है आपको उसमें 3 घंटा काम करना है, 12 साल के हैं तो 2 घंटा काम करना है। और अगर 5 साल का बच्चा है लेकिन वो कुछ सीखने, जैसे बाल कलाकार के रूप में आपने कहा था, तो वो सीखता भी है, उसको एक स्किल तो उसका डेवलप हो रहा है, वो सीख रहा है, तो इसीलिए वो वहाँ काम तो कर सकता है लेकिन बहुत कम समय के लिए काम कर सकता है, साथ साथ उसका पढ़ाई जारी रहना चाहिए। जी मैम। मैम बाल श्रम को रोकने के लिए हम लोगों को कौन से कदम उठाना चाहिए? देखिए, हम जो अपने आसपास देख रहे हैं कि कहीं बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं बच्चे बाल श्रम के रूप में, तो हम अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं कि हमें क्या इसका एक्ट क्या क्या है, क्या क्या एक्ट बता हुआ है, कौन किस क्षेत्र में बच्चे काम कर रहे हैं, तो वहां से हम बच्चों को छुड़ा सकते हैं उस एक्ट के तहत।
और बच्चों को उनका जो अधिकार है, जैसे उनका अधिकार है शिक्षा का अधिकार है, अच्छे भोजन का अधिकार है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, ये सब हम दिला सकते हैं। उसके लिए हमको खुद को एजुकेट करना होगा। एजुकेट माने उनके, अगर मान लीजिए वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा एक्ट काम करेगा, किसी खादान में काम कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा एक्ट काम करेगा। पता है जो खादान में जो काम होता है उसके अंतर्गत 18 साल की उम्र से नीचे वाले बच्चे भी नहीं काम कर सकते हैं, वो भी चाइल्ड लेबर के तहत आ जाएंगे। और सब काम के लिए तो 14 साल के नीचे बताया गया चाइल्ड लेबर के तहत, लेकिन खादान में 18 साल से ऊपर के बच्चे ही जा सकते हैं काम करने, उससे नीचे के बच्चे नहीं जा सकते हैं। उस तरह बहुत सारा है, बम बनाना है, ये सब काम नहीं करना है बच्चों को, है ना, या कालीन बनाना है, बहुत सा ऐसा पत्थर उत्थर तोड़ने का काम है वो बच्चे करते हैं तो उनके लंग्स को इफेक्ट करता है। ये सब काम बच्चों को नहीं करना है, इसके खिलाफ एक्ट बना हुआ है, आप उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, बच्चों को छुड़ा सकते हैं। किसी ऐसी फैक्ट्री का आप जो खरीद लेते हैं शेयर, उस शेयर को नहीं खरीदिए, पता कीजिए कि पहले वहां कहीं चाइल्ड लेबर तो वर्क नहीं कर रहा। अगर चाइल्ड लेबर वहां वर्क कर रहा है उसमें अपना पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। ये सब आप कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मैम, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन जो 14 है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और फंडामेंटल राइट्स जो है इस टू 14, 14 साल के बच्चे का राइट है कि उसको फ्री शिक्षा मस्ट है, उनको किसी काम में नहीं लगाना चाहिए, उनके लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, समझे, और फ्री शिक्षा की व्यवस्था है। अगर कहीं चाइल्ड लेबर काम करता हुआ मिलता है तो इस एक्ट के तहत आप उसको बाल मजदूरी से छुड़ा सकते हैं और उन्हें शिक्षा में ला सकते हैं। और इसके साथ भी कुछ प्रोविजन है, जैसे 5 से 9 साल के बच्चे को तो आप डायरेक्ट शिक्षा से जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो 9 से 14 साल के बीच के जो बच्चे आ जाते हैं उनको तो पहले लाके, जो छोटे बच्चे हैं तो डायरेक्ट शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे, लेकिन जो 9 से 14 साल के बच्चे हैं उनको तो पहले कुछ बेसिक शिक्षा देनी होगी, क्योंकि वो तो बड़े हो गए हैं, अब उनको बड़े क्लास में जाना जरूरी है, तो बेसिक शिक्षा देने के बाद उनको सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है। और कोई क्वेश्चन? क्या कैसे कैसी आवाज आ रही है? मैम पनिशमेंट क्या है इसका, चाइल्ड लेबर एक्ट? बहुत तरह का है, डिफरेंट एक्ट के साथ डिफरेंट पनिशमेंट है ना। जेल भी हो सकता है और उसके में बहुत सारा फाइन भी है। फाइन की भी व्यवस्था है कि आप अपने बच्चे को अपने यहाँ काम करवा रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं तो इसके तहत जेल जाने का भी प्रोविजन है, ठीक है। कंपनी बंद भी हो सकती है क्या? एकदम बंद हो सकती है। अगर उसके यहाँ चाइल्ड लेबर की संख्या ज्यादा है और वो उसके शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है या उससे जो काम ले रहा है उसका जो एज है उसके अनुसार उसको मुआवजा या वेतन नहीं दे रहा है, कम पैसे पर वो काम करा रहा है, तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाएगी तो जेल हो जाएगा और उसका फैक्ट्री बंद तक हो सकता है। अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि मतलब उस बालक को मतलब वो शिक्षा भी प्रदान करवा रहा है, अच्छा मतलब शिक्षा प्रदान करवा रहा है, उसको एजुकेशन भी दिलवा रहा है, साथ में अगर फिर पार्ट टाइम जॉब करवा रहा है, तो मतलब क्या करना चाहिए उसको? नहीं, वैसी अवस्था में तो वो अपने लिए सुरक्षा कवच लेके चल रहा है। सर एक्चुअली ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा तो बेटर होगा कि ऐसे कंडीशंस में क्या करना है। जब आपको एम्प्लॉय ही नहीं करना है, अगर आप स्कूल नहीं है तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं, और अगर आप उनसे काम करवा रहे हैं तो आप अपने आप को बचाने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था कि मतलब वो काम करवा के, मेरा क्वेश्चन ये था कि उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करवा रहा है। जिस तरह से हमारा मतलब हमारे बिहार का गवर्नमेंट स्कूल है, अगर उससे अगर बेहतर शिक्षा दिलवा रहा है, उसके मतलब बदले कुछ मतलब वो अपना ले रहा है पार्ट टाइम एज मतलब स्कूल के बाद, तो उस मतलब स्थिति में क्या करना होगा? मेरा क्वेश्चन ये है। आपका क्वेश्चन ये है तो सबसे पहली बात ये है कि बच्चे को हेवी वर्क नहीं करवाना है, और उसके बाद भी आप एजुकेशन अगर आप दिला रहे हैं, सक्षम हैं, तो आप एजुकेशन के साथ साथ काम ले सकते हैं, लेकिन उसका भी बहुत ही कम समय के लिए
वो प्रोविजन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैम इस पे पेरेंट्स के लिए भी कोई कार्रवाई है? पेरेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है कार्रवाई। वो अपने बच्चे को डोमेस्टिक वर्क में नहीं ला सकते हैं। घर के काम में जो बच्चे 2 साल का जेल है, 6 साल से 9 साल के बच्चे। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। बुरा मत मानना जी, 2-3 महीने तक गुजारने के लिए पैसे हैं मेरे पास, बस किसी भी तरह नौकरी मिलने तक एक कमर हो जाए। देखते हैं क्या किया जा सकता है। आप मिलेंगे, मैं चलती हूँ जॉब पे। अगर कोई गार्जियन जो है अपने बच्चे से काम करवाता है, या तो अब बाहर में फोर्स करता है, घर में काम करता है तो वहां तक तो थोड़ा चलेगा, अगर लेकिन हेवी काम करता है और उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कर दिया तो उस गार्जियन को 6 मंथ से लेके 2 इयर्स 2 साल तक की उसको सजा हो सकती है, जेल हो सकता है उसको। मैम वो जो काम करवाते हैं ना उसको होता है 2 मंथ से 2 ईयर तक का जेल। हाँ, माने वो जिस टाइप का काम करवा रहा है, कितने देर का काम करवा रहा है उसके अनुसार, माने गार्जियन फोर्स करता है ना, तुमको पढ़ने नहीं देंगे, तुम काम करने चाहो तो उसके अनुसार उसको जेल डिसाइड जो होता है। जॉब करवाते हैं 10,000 से 20,000 तक का ना उसको वो फाइन भी दे सकते। हाँ मैम जी मैम 21 आर्टिकल के तहत ये भी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते। पढ़ाई के तो इसमें क्या है थोड़ा डिटेल में बता दें। पढ़ाई के लिए वो फोर्स नहीं कर सकते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, इसलिए बच्चे को हम लोग के लिए सरकार की तरफ से कंपलसरी है कि भाई बच्चे को शिक्षा हम देंगे ही। बच्चे से वहाँ पूछना नहीं है, बल्कि बच्चे को शिक्षा देना है। मतलब जैसे अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो उसको मार पीट के भेजना, ये सब मार पीट के नहीं, मारना नहीं है, बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को प्रेम से ही बच्चों के साथ एक्ट करना है। और उसके बाद वो होता है ना, बच्चे को जो जिस चीज में लगे वो करना रहता है, अपना एक स्किल बनाना रहता है। हाँ, जिस स्किल में बच्चे का मन लगे वो इस स्किल में काम करे। वैसे तो कोई स्कूल पसंद नहीं आएगा बच्चे को। मैम चाइल्ड राइट के कितने आर्टिकल्स हैं? हेलो देख किसी होगा कुछ किधर क्लास ऑफ ये नहीं लगता है। अब क्या ढूंढते हैं?